बहुत स्वागत व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज एग्जिट पोल का विश्लेषण इंडिया टीवी पर। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल का डेटा जो बता रहा है कि हरियाणा में तो बिल्कुल आराम से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और तीसरी बार मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन सकते हैं। कश्मीर का मामला थोड़ा फंसा हुआ है, यहाँ दोनों ही पक्षों के पास एक चांस जो है वो दिखाई देता है। मेहमानों से फिर आपको मैं मिलवा देता हूं। अमित रैना जी, राजा मुनीर साहब हमारे साथ हैं, रविंद्र सिंह शिरोन साहब और राजकुमार सिंह जी हमारे साथ हैं। फिर एक बार उनका वेलकम सर। कश्मीर का जल्दी से एग्जिट पोल का डेटा मैं आपके सामने रख रहा हूं। 90 सीटें हैं, लेकिन इसमें अगर 5 आप मनोनीत सीटें नॉमिनेशन वाली भी जोड़ लेंगे, जो एलजी नॉमिनेट करेंगे, तो ये 95 हो जाएगी। तो मेजॉरिटी मार के वो 48 पहुंच जाएगा। फिलहाल जो एग्जिट पोल कह रहा है, बीजेपी को 24 से 34 सीटें, ये सारी सीटें जम्मू बेल्ट से हैं। कश्मीर में बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिलती हुई दिखाई दे रही है। एनसी, कांग्रेस, सीपीआईएम ये गठबंधन था। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस को 28 से 35 यानी लगभग बीजेपी के बराबर ही, अगर आप सिंगल पार्टी की बात करेंगे तो 28 से 35 सीटें एनसी। कांग्रेस 6 से 10 सीटें जीत सकती है। सीपीआईएम अधिकतम 1 सीट। पीडीपी महबूबा मुफ्ती की पार्टी 4 से 6 सीटें जीत सकती है। इंजीनियर रशीद की एआईपी 3 से 8, सज्जाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस 1 से 3 सीटें, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी मैक्सिमम 2 सीटें और अन्य 4 से 10 सीटें जीत सकते हैं। तो इसमें आप अगर ये पीडीपी को भी हटा दें तो बाकी जो छोटी पार्टियां एआईपी, पीसी, एपी और अन्य, इनको अगर आप जोड़ते हैं तो यह आंकड़ा 20 के पार चला जाता है लगभग। और ये की हो सकता है इस बार के गवर्नमेंट फॉर्मेशन में, और दोनों ही धड़ों की नजर दरअसल इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। अब सवाल हमारे सामने ये, सरकार बनेगी किसकी, कैसे, क्या संभावना दिखाई देती है? मुनीब साहब, मैं कुछ कॉम्बिनेशंस रख रहा हूं, आप कहिएगा कि ये वाइबल दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। ऐसे बन सकती है सरकार। पहले बीजेपी की कोशिश क्या हो सकती है? बीजेपी के अपने 29, राशिद इंजीनियर अपने सभी 5 ले आए, अगर महबूबा मुफ्ती भी उसमें आना जरूरी है फिलहाल दिखता है। सज्जाद गनी लोन के 2, ये पहले भी बीजेपी के साथ रह चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। महबूबा मुफ्ती भी पहले बीजेपी के साथ रह चुकी हैं। अल्ताफ बुखारी की अगर 1 सीट आती है और 8 निर्दलीय, यानी सभी निर्दलीय बीजेपी के साथ आ जाएं, पीडीपी समेत सारी छोटी पार्टियां अगर उसके साथ आ जाती हैं, तो उसके 50 उस कोलिशन के 50 मेंबर बनते हैं, जो बहुमत जो है फिलहाल 46, अभी नॉमिनेटेड को भी छोड़ दें तो 46 नहीं है, उससे ऊपर दिखाई देता है। सिनारियो नंबर 2, बीजेपी के 29 और राशिद इंजीनियर के 5, महबूबा मुफ्ती 5, सज्जाद गनी लोन 2, अल्ताफ बुखारी 1, निर्दलीय 1, और इसमें अगर आप नॉमिनेटेड जोड़ें, मतलब मेजॉरिटी मार्क जो है हम 48 मान करके चल रहे हैं, तो ये 55 बैठता है। ये भी आपको मेजॉरिटी मार्क से ऊपर दिखता है। लेकिन जैसा मैंने कहा, सब कुछ समेट कर लाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। फीजिबल है? मुश्किल है। मुश्किल है। एक जो इंडिपेंडेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे हैं, जैसे एक एनसी के रेबल हैं शोपियान में, जो सीट वो शायद जीत रहे हैं, और अगर वो जीत रहे हैं हो सकता है वो एनसी में वापस चले जाए। ओके। तो वैसे ही जमात के कुछ लोग हैं जिनका टिप्ट है कि शायद वो जीत जाएं, शायद, कंफर्म नहीं है, राइट। कांग्रेस का एक रेबल है जो लड़ रहा है, उसका मुश्किल है। एनसी का एक रेबल बनिहाल में लड़ रहा है जिसको एज है कांग्रेस के ऊपर, तो वो बड़ा मुश्किल है। सो ये 8 का नंबर। और फिर पीडीपी की जहाँ तक बात आती है, पीडीपी ने आज अपना जो सपोर्ट है वो एनसी को दिया, आईएनसी एनसी को बोला है। मुझे नहीं लगता कि पीडीपी इतनी जल्दी बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि पीडीपी की प्रॉब्लम ये है कि पीडीपी की ऑलरेडी एग्जिस्टेंस जो है वैली में, वोट बेस जो पहले उनका जमात का था वो रहा नहीं है। बट अब उनकी अगर आप पॉलिटिक्स देखेंगे, वो एक्सट्रीम सेपरेटिज्म पॉलिटिक्स तक पहुंचने के लिए तैयार थे। वो आईएनसी एनसी को भी यही कह रहे थे कि हमारा मुद्दा मान लीजिए तो हम आपके साथ जुड़ जाएंगे, जो जिसमें पाकिस्तान आता है और पाकिस्तान से बात करना आता है। तो महबूबा मुफ्ती का रेटरिक जो है वो बहुत हाई हो जाएगा, और क्या बीजेपी उस रेटरिक को एकोमोडेट करने के लिए तैयार है, वो सबसे बड़ा सवाल रहेगा उसमें। ठीक है, तो आप पीडीपी आप कह रहे हैं वो जा रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास ही जाएगी। राशिद इंजीनियर भी जिस हद तक जो पॉलिटिक्स वो करते हैं, राशिद इंजीनियर का भी वही है, क्योंकि उन्होंने भी कश्मीर का मुद्दा उठाया, कश्मीर के सोल्यूशन का मुद्दा उठाया। तो ये बहुत थिन लाइन है जो बीजेपी को कल से। लेकिन हो मैं सकता है नेशनल, ये सुन रहा हूं कि कश्मीर में छोटी पार्टियां इंडिपेंडेंट के लिए बहुत वो बेहतर होगा अगर वो अपने आप को सेंटर की पार्टी के साथ एसोसिएट करें। देखिए बेहतर क्यों होगा, 2 चीज़ों के लिए। एक, छोटी पार्टियों में हम किन को गिनते हैं? एक तो हम सजाद लोन की पार्टी को गिन रहे हैं, एपी को गिन रहे हैं, इंडिपेंडेंस कुछ है उनको गिन रहे हैं, जो नाराज़ हैं एनसी से, एनसी में वापस नहीं जाना चाहते हैं, हम उनको गिन रहे हैं। बट जहाँ तक इस इलेक्शन को हमने देखा है, और जो हमने सेपरेटिज्म का लेवल एक देखा है मेन स्ट्रीम पार्टीज का टच करता हुआ,
जिसमें सबसे बड़ा रेटरिक इनका पाकिस्तान को लेकर है, एआईपी का भी है और पीडीपी का भी है। तो कहीं ना कहीं अगर वो नैरेटिव लेके बीजेपी सरकार बनाती है, फिर उनको नेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं वो हर्ट ना करे, क्योंकि बीजेपी का बहुत एक हार्ड स्टांस है पाकिस्तान को लेकर। तो कहीं उनको फिर उस पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा, और मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वो कॉम्प्रोमाइज़ 2014 वाला रिस्क बीजेपी नहीं लेगी, और ना वो पार्टियां लेंगी। मुझे नहीं लगता कि वो पार्टी लेने के लिए तैयार है, और बीजेपी भी वो रिस्क उठाने के लिए तैयार है। तो ये आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एनसी की सरकार बनेगी, इसकी ज्यादा संभावना है? 70% चांस। 70%। 70%। जी रैना साहब। देखिए, अगर आप देखें टोटल 90 सीटें हैं, और कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं 21 सीटें नॉन इंडिया अलायंस और बीजेपी को जा रही हैं, जिसमें से 5 महबूबा की हैं। तो यानी 16 सीटें ऐसी हैं जो कहीं भी जा सकती हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी प्रेडिक्शन के हिसाब से 30 करती और 16 सीटें वो लेती तो 46 हो जाती हैं। 5 नॉमिनेटेड में तो वो अपने अपने 51 हो जाती है। ये हो सकता है कि जमात इस्लामी बीजेपी में डायरेक्टली ना जाए। ये भी हो सकता है कि इंजीनियर राशिद डायरेक्टली बीजेपी में ना जाए, बट ये भी हो सकता है कि बीजेपी इंश्योर करे ये कहीं ना जाए। तो जो अगर वो इंश्योर करते हैं कि ये कहीं ना जाए, तो आप बात कर रहे हैं 30 प्लस 16 46। तो आप फिर बात कर रहे हैं कि क्या जो हम अलायंस इलेक्शन शुरू होने से पहले डिस्कस कर रहे थे कि एक जो तीसरा विकल्प आ सकता है अब्दुल्ला वर्स एंड बीजेपी, क्या वो पॉसिबिलिटी होती है? देखिए, परम्यूटेशन कम्बिनेशन में ये नहीं है कि एआईपी बीजेपी के साथ आ रही है कि नहीं आ रही। परम्यूटेशन कम्बिनेशन में क्या एआईपी को इंश्योर किया जा रहा है कि वो किसी के साथ किसी के साथ ना जाए, क्या अपनी पार्टी किसी के साथ ना जाए? देखिए, तो ये तो जग जाहिर है कि अल्ताफ बुखारी को ब्लेसिंग्स हैं दिल्ली की, एआईपी को ब्लेसिंग्स हैं दिल्ली की, सर्टन इंडिपेंडेंट्स को ब्लेसिंग हैं दिल्ली की, और ये इंश्योर करना भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो कहीं ना जाए। तो थर्ड ऑप्शंस आज भी अवेलेबल है। बाकी मेरे एग्जिट पोल से कई जगह मतभेद है, क्योंकि कुछ सीट्स पे हमें बिल्कुल यकीन है कि वो नंबर्स बेटर हो सकते हैं। जैसे अपनी पार्टी का 1 दिखा रहा है, वो नंबर्स मुझको लगता है कि वो 3 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि कुछ उनके अपने कैंडिडेट्स हैं, जैसे गुलाम हसन मीर हैं, आपके तंगमर्ग से आपकी जेडेबल सीट है, आपके इमरान अंसारी हैं, जो ट्रेडिशनली पावरफुल पॉलिटिशियन। जितना अच्छा होगा ये बीजेपी के लिए बेहतर है। हाँ, ये कितना अच्छा होगा बीजेपी के लिए बेहतर है वो और फिर पीसी मुझे लगता है कि मिनिमम 3 सीटें तो निकालती है पीपल्स कॉन्फ्रेंस। हम क्योंकि सर्वे 2 दे रहा है। हाँ, क्योंकि इंजीनियर रशीद की जो सीट है अपनी लंगेट की वो सीट फंसी हुई है, वहां से इंजीनियर रशीद जीत रहा है 100%, उसकी कोई गारंटी नहीं। जायंट स्लेयर बने हुए इस वक्त कश्मीर में वहां पर अगर जायंट स्लेयर वो बाकियों के लिए बने, मगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनकी सीट फंसी हुई है, और एक मावर एक एरिया है वहां पर, उसका वोट डिसाइड करेगा कि मावर ने सारा वोट इंजीनियर को दिया है या स्प्लिट हुआ। अगर स्प्लिट हुआ है तो सजाद लोन की पार्टी, सजाद लोन का घोषित स्टैंड क्या है, पब्लिक स्टैंड क्या है? देखिए, पब्लिक स्टैंड कश्मीर में किसी का बीजेपी के साथ नहीं है। सजाद लोन का साइड दोनों साइड है, मतलब वो सॉफ्ट भी जा रहे हैं और वो हार्ड भी। देखिए, 2014 में सज्जाद लोन कैबिनेट मंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कोटा में बने थे वो मंत्री। बिल्कुल। तो ये सच्चाई है। और सज्जाद लोन, देखिए, कश्मीर में कोई पॉलिटिशियन ऑफिशियली बीजेपी के साथ नहीं जाएगा, पब्लिकली स्टैंड लेकर, बट सरकार बनाने के बाद सब बनी जाता है। आपकी बात बहुत इंटरेस्टिंग है। अब बीजेपी को अगर सरकार बनानी है तो उसको सारे इंडिपेंडेंट सब छोटी पार्टियां चाहिए। अगर वो मुमकिन नहीं होता तो बीजेपी इतना इन्फ्लुएंस यूज कर सकती है कि वो कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, कांग्रेस के साथ ना जाए। तो फिर आप कह रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला को मजबूर होना पड़ेगा कश्मीर को एक सरकार देने के लिए, जम्मू कश्मीर को गवर्नमेंट देने के लिए, कि बीजेपी के साथ आने के बारे में सोचें वो। नहीं, क्योंकि वो सही भी है। क्योंकि अगर आज आप इंजीनियर रशीद का बयान सुनेंगे तो उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली बोला कि मेरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट बनाना है ही नहीं किसी के साथ। सो उन्होंने आज ये बात तो बोली है कि मेरी प्रायोरिटी गवर्नमेंट बनाना नहीं है, मेरी प्रायोरिटी जो है एआईपी को मजबूत करना है और कश्मीर की पॉलिटिक्स को आगे ले जाना है, एक वायबल पार्टी बनाना है। तो मैं बिल्कुल सरकार बनाने की तरफ मैं देख ही नहीं रहा हूँ किसी भी पार्टी के साथ। तो वो जो अमित जी ने जो बात कही है वो कहीं ना कहीं रेजोनेट करती है, जो एआईपी ने आज स्टेटमेंट दिया उससे। और आप कह रहे हैं कि चाहे किसी ने कुछ भी बोला हो, मैं इधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर नहीं जाऊंगा, चुनाव के बाद देखिए, इलेक्शन में पॉलिटिशियन कुछ भी बोलते हैं, बट जब पावर की बात आती है तो कोई कहीं भी जा सकता है। हरियाणा की कोई दिलचस्पी नहीं है जम्मू कश्मीर में? जरा मुनीब जी से और रहमत रैना जी से, क्या कश्मीर के इंटरेस्ट में जो जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है और जो उसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, उसके मद्देनजर बीजेपी के अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट में और नेशनल इंटरेस्ट में, क्या ये ज्यादा वायबल नहीं होगा कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाए? बिल्कुल आप जो बजाय छुटपुट पार्टियों को, इंडिपेंडेंट को। आई हैव नो लव फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस जी, मगर आपकी मेन स्ट्रीम रीजनल पार्टी है,
और जो आपके इंडिपेंडेंट्स अभी हैं जैसे जमात इस्लामी हैं या एआईपी है, वो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, वो अनप्रेडिक्टेबल Even in comparison to PDP, National Conference is a better bet. सॉफ्टर हैं, मॉडरेट हैं, सेंसिबल हैं। तो आपके जो फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, आप अगर जितना आप बाकी उनसे डेटा आप दूर प्लीज रह play कर सकें दीजिए। उतना देश के लिए और उतना ही स्टेट के लिए बेहतर। और दोनों रीजन्स का मेरे ख्याल से एक सरकार में बैलेंस होना बहुत combination, जरूरी अच्छा है, balance होगा। क्योंकि आप एक रीजन को, जम्मू को निगलेक्ट करके ये नहीं कह सकते कि हम कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज जो हैं, हमारे पास नंबर है, हम नंबर बना लेते हैं, फिर आप जम्मू की एस्पिरेशन को कहीं क्या अब्दुल्ला परिवार में ये सोच हो सकती है? हो सकती है। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इलेक्शन काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसमें सबसे बड़ा इस पे डिपेंड करता है क्योंकि कई सीट्स इसमें ऐसी हैं जो 1000 वोट से नीचे पे डिसाइड करेंगी कौन जीतेगा। सर्वे कह रहा है 23 सीटें ऐसी बहुत नजदीक हाँ, मामले। और उसमें से दोनों सीट उमर अब्दुल्ला की हैं, जो दोनों सीटों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो केक वॉक नहीं है उमर के। हार गए तो वो हार गए तो फिर बीजेपी का ऑप्शन जो है वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। बाकी पार्टीज को लेना, देखिए NC को एनसी को लेना, NC को ले। एनसी के साथ 23 सीटों में अगर 10 सीटें भी इधर उधर हो गई, हाँ, तो पूरा 5 नक्शा सीटें बदल भी ऊपर। देखिए, अगर बीजेपी कहीं ना कहीं 32 सीटें ले आती है तो बॉस गेम ऑन है। अगर बीजेपी 32 का नंबर पहुंचती है तो गेम ऑन है, सरकार बना सकती है। बट अगर बीजेपी का नंबर 32 से नीचे जाता है और एनसी का नंबर 30 से ऊपर जाता है तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने का कोई चांस? अगर 32 है तो फिर बीजेपी का चीफ मिनिस्टर बनने का चांस है, चीफ मिनिस्टर भी हो सकता है। हो सकता है। मुनीब साहब, एक बात मैं जानना चाह रहा था कि जब इंजीनियर रशीद ने शपथ ली लोकसभा में और अमृतपाल ने, इन दो लोगों ने शपथ ली जो जेल में थे, तो उसके तस्वीरें आज तक जारी नहीं हुई हैं, क्योंकि मुझे लगता है सरकार को, कोर्ट को लगा होगा कि इनकी तस्वीरें बाहर ना जाएं। इनकी वहाँ पर किस तरह की पोजीशन है, कैसे समझते हैं लोग इनको कश्मीर में, जहाँ चुनाव 5-5 सीटें पे अगर जीतने की इंजीनियर संभावना रशीद है? कितने पॉपुलर है? इंजीनियर रशीद ने जो वोट लिया पार्लियामेंट में वो सिंपैथी वोट लिया, उसमें कोई शक नहीं, ठीक है। मगर इस बार जब इंजीनियर रशीद का अगर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री हिसाब से देखेंगे, नॉर्थ कश्मीर में 16 में से 14 सीटों पर उन्होंने लीड हासिल की थी। इस बार उसी नॉर्थ कश्मीर में इंजीनियर रशीद को 2 से 3 सीटें मिल रही। तो लोगों को कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि शायद इंजीनियर रशीद जो है वो एक कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट है जो बीजेपी की तरफ से आए हैं। और यहाँ इमेज कैसा है सर इनका? जैसे हम लोग देखिए, इंडिया- इमेज यहाँ बाय एंड दिल्ली- लार्ज दिल्ली में बैठ के एक खबर आती है कि भाई वो एंटी इंडिया सेंटिमेंट को थोड़ा सा उस देखिए, तरह इंजीनियर हाँ, राशिद तो ट्रेडिश- उनका लार्जली वही एक है कि इनका एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट है, इनका एक प्रो जो है कश्मीर सेंटीमेंट है कि प्लेबिसिट की ये बात करते हैं। हाँ, तो उस वो पे खुल्लम sentiment- खुल्ला करते हैं वो हाँ वो बड़ा प्रिवेलेंट एक सर मेरे पास अब केवल आपके फाइनल ओपिनियन का समय रह गया है। अब आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी, किसकी सरकार बनने के ज्यादा चांसेस हैं, कौन चीफ मिनिस्टर हो सकता है? देखिए, चीफ मिनिस्टर कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई तो चेहरा नहीं है, ठीक है। दिया नहीं है। एनसी में अब डिपेंड करता है। देखिए, अगर एनसी बीजेपी सरकार बनती है और उमर जीतता है तो उमर की प्रोबेबिलिटी बड़ी आई है। बट मुझे आज भी लगता है कि ये सरकार 2 बड़ी पार्टीज के बीच की सरकार है, बीजेपी और नेशनल कांग्रेस। जी पुनीत साहब, मुझे ये लगता है कि अगर उमर अब्दुल्ला जीतते हैं तो फिर कांग्रेस के साथ सरकार बनेगी और उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर होंगे। बट अगर उमर अब्दुल्ला हारते हैं तो मुझे कहीं लगता है कि एनसी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे और बीजेपी के चीफ मिनिस्टर होंगे। बड़ी क्लियर सोच आप दोनों की। आपसे ही पूछो हरियाणा में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? बहुत शुक्रिया राजकुमार जी, रविंद्र जी, राजा मुनीब साहब, अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका।